Okay, let's start with 57. A suspected case of PNH showed absence of which of the following markers on flow cytometry of red cells. ठीक है, ये PNH का केस है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने हमसे पूछा है कि फ्लो साइटोमेट्री पे कौन से मार्कर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड है PNH के लिए। और PNH है क्या, ये स्टेम सेल डिफेक्ट है, रेयर एक्वायर्ड स्टेम सेल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होती हैं तीनों सेल लाइन की, रेड सेल्स है, WBCs एंड प्लेटलेट्स है। तो पेशेंट यूजली प्रेजेंट करेगा पैनसाइटोपिनिया के साथ। इसमें जो है म्यूटेशन होती है, पिगा जीन म्यूटेशन, और वो क्या करती है, वो इनकोड्स फॉर जीपीआई एनकोड प्रोटीन्स, और वो कौन सी है, CD55 एंड 59। जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स है, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होगा सेल्स का। ठीक है, रेड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सो पेशेंट विल प्रेजेंट विद इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। ठीक है, साइटोपिनियास के साथ प्रेजेंट करेगा एंड थ्रोम्बोसिस एट अनयूजन साइट्स। स्ट्रोक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, एब्डोमिनल पेन के साथ। अभी ये हेमोलिसिस है, बोन मैरो तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसलिए क्या होगा कि बोन मैरो रिस्पॉन्ड करेगी। बोन मैरो में हमें एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया नजर आएगा। ये सारे जो ब्लू सेल्स हैं ये एरिथ्रॉइड कॉलोनीज हैं। ठीक है, और ये PNH का जो मैंने आपको भी बताया कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो हम टेस्ट करते हैं वो फ्लो साइटोमेट्री है। ठीक है, ये फ्लो नॉर्मली क्या होता है कि CD5 और 59 पॉजिटिव होते हैं, तो हमें ये क्लोन यहाँ पे मिलेगा जो कि नॉर्मल क्लोन है। और PNH में क्या होगा कि 55 और 59 नेगेटिव होते हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे एक PNH क्लोन यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, स्मॉल नॉर्मल क्लोन भी होता है, और इसकी वजह से ही हम इसको डिवाइड करते हैं टाइप 1, 2 और 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि which monoclonal antibody shows promising results in the treatment of PNH? PNH is PNH को मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हेमोलिसिस होती है, तो इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट ब्लॉकेट यूज करना है, ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कॉम्प्लीमेंट को स्टॉप करे, और दैट इज एक्यूरिजुमैब। ठीक है, ये anti-C5 है एंड इट ब्लॉक्स कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। बाकी जो है रिटुक्सीमैब है, ये anti-CD20 है, जेमटुजुमैब है, ये हम AML में यूज करते हैं, anti-CD33। एलेम्ट्रिजुमैब है, ये CLL में यूज करते हैं इसका, और इसका ये है, इट इज anti-CD52। एंड अल्ट्रेम्पोपैग है, इसको इट इज अ TPO एगोनिस्ट। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज 59। 17 years old female presented with history of menorrhagia requiring blood transfusion. On examination, she was pale. CBC showed hemoglobin of 8, platelet 159, bleeding time more than 15। bleeding time ज़्यादा है, platelets normal है, hemoglobin कम है। ठीक है, all are the causes of prolonged bleeding time except, अभी हमसे ये पूछा है यहाँ पे कि प्लेटलेट डिफेक्ट्स बेसिकली बताए हुए हैं कि इनमें जो किस में है कि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो वॉन विलेब्रेंट डिजीज में हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होता है और APTT भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया में भी ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो सकते हैं, और यूजली 200 भी होते हैं प्लेटलेट, और पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में इसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, मैक्रो थ्रोम्बोस, और प्लेटलेट्स जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ RBCs। इनमें भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, और स्यूडो वॉन विलेब्रेंट डिजीज भी, इसमें भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स के साथ जो है क्लम्पिंग करता है, और उसकी वजह से वो क्लियर हो जाता है सर्कुलेशन से, और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और उसको स्यूडो वॉन विलेब्रेंट डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लेटलेट ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, प्लेटलेट जाके वॉन विलेब्रेंट के साथ जुड़ जाएगा, वो क्लम्प बना लेगा, और हमारा जो सर्कुलेशन है वो उसको रिमूव कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट्स कम होंगे एंड पेशेंट विल प्रेजेंट विद ब्लीडिंग। लेकिन ये VWF की वजह से नहीं है, इसलिए हम इसको स्यूडो VWD कहते हैं। ठीक है, आगे फिर इसका एक टेस्ट है, उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे इसको हम VWD से टाइप 2B से बेसिकली हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम वो किस तरह करेंगे वो आगे जब हम अभी वॉन विलेब्रेंट डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इन ये चारों ऐसे हैं जिसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, और ई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नॉट रिलेटेड, इसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, अभी वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है उसके 2 फंक्शंस हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। एक इसका है प्लेटलेट एडहेजन, इट बाइंड्स विद GP1B रिसेप्टर्स ऑफ द प्लेटलेट्स प्लेटलेट एडिशन में,
और दूसरा इट कंबाइंस विद फैक्टर 8, और फैक्टर 8 की ये हाफ लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके दो फंक्शंस हैं। अगर इसमें प्लेटलेट एडिशन में मसला हुआ, ठीक है, या फिर फैक्टर 8 के साथ इसने बाइंडिंग नहीं की और फैक्टर 8 जो है क्लियर हो जाए सर्कुलेशन से, तो दोनों केस में जो है पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। और इसी से ही सारी ये वॉन विलेब्रांड के टाइप्स निकले हैं, ठीक है। अब क्या है टाइप्स ऑफ वॉन विलेब्रांड डिजीज, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। Types of von Willebrand disease. Von Willebrand disease is of three types. Type 1 is जो most common है वो type 1 है. It's a partial quantitative deficiency of von Willebrand factor. और मल्टीमर पैट्रिक नॉर्मल होता है और एक्टिविटी एंड एंटीजेंस फॉल प्रोपोर्शनली, यानी एंटीजन लेवल और एक्टिविटी लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिंपल है, जितना एंटीजन कम होगा यानी जितना लेवल कम होगा उतनी एक्टिविटी भी कम होगी। तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 वॉन विलेब्रांड डिजीज, ठीक है। इट इज ड्यू टू पार्शियल क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलेब्रांड फैक्टर। फिर टाइप 3 देख लें। टाइप 3 इसी की सीवियर फॉर्म है, जिसमें सीवियर क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलेब्रांड फैक्टर होता है। वॉन विलेब्रांड फैक्टर नियरली एब्सेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फैक्टर, क्योंकि इसने फैक्टर 8 से बाइंड करना होता है, तो फैक्टर 8 भी वेरी लो होगा। बैंड्स आर एसेंशियली एब्सेंट सीवियर, और जहाँ पे जो है फैक्टर 3 में बैंड्स होते ही नहीं है, ठीक है, बैंड्स आर एब्सेंट। और इसमें क्या होगा कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा सीवियर म्यूकोकुटेनियस ब्लीड्स के साथ, ब्लीड के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सीवियर म्यूकोकुटेनियस और डीप ब्लीड दोनों होंगे, क्योंकि देखिए इसमें फैक्टर 8 भी वेरी लो हुआ, तो इसलिए हमारे पास म्यूकोकुटेनियस ब्लीड भी होगी और डीप ब्लीडिंग भी होगी। अच्छा, अब ये टाइप 2 है। टाइप 2 को हम क्वालिटेटिव डिफेक्ट कहते हैं, कि यानी इसमें एंटीजन लेवल्स नॉर्मल होते हैं या नियर नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक्टिविटी फॉल होती है। एक्टिविटी फॉल्स मोर देन द एंटीजन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लो इसको हम कहते हैं। एक्टिविटी एंटीजन लेवल्स लेस देन 0.6 होते हैं। अगर ये लेवल मोर देन जो एक्टिविटी एंटीजन रेशियो हो, अगर मोर देन 0.7 हो, तो हमेशा हम ये कहते हैं ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। अगर ये लेस देन 0.6 हो, तो फिर हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। अब इसके 4 टाइप्स है, 2A, 2B, 2M और 2N। और ये इसको सेपरेट करने के लिए हम मल्टीमर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम उस पर जाते हैं, थोड़ा सिर्फ इसके टाइप्स को समझ लें कि 2A क्या है। 2A की क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, इसमें एंटीजन लेवल नॉर्मल होगा या नियर नॉर्मल होगा। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीमर्स होते हैं, ठीक है। ये टाइप 2A। यहाँ पे देखें, ये जो वॉन विलेब्रांड फैक्टर है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वॉन विलेब्रांड फैक्टर होता है, और इसके बाद अल्ट्रा लार्ज होते हैं, जो बाइबिल बॉडीज में होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के या मेगाकेरियोसाइट्स में होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स में होते हैं, ठीक है, वो अल्ट्रा लार्ज होते हैं। तो जब हम मल्टीमर एनालिसिस करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जो बैंड है वो एब्सेंट है। इसमें हम ये नहीं देखते कि डिफिशिएंसी कितनी है, यानी कम है या ज़्यादा है, इस तो ये हम नहीं देखते। हम इसमें पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब जैसे 2A है, 2A में क्वांटिटी नॉर्मल है, जो वॉन विलेब्रांड फैक्टर है वो क्वांटिटी नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो एब्सेंट है ना, वो क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीमर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये फंक्शनल सही नहीं करता, ठीक है। जैसे आप अगर कहीं से चलो 6 एप्पल्स मंगवा लेते हैं, ठीक है, और वो आते 6 हैं, क्वांटिटी उनकी सही है, लेकिन उसमें 2 खराब होते हैं, तो वो जो है हम यानी वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट इस तरह बन जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे 2B में भी हमारे पास क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीमर्स है, लेकिन इससे बेहतर है, ठीक है। और टाइप 1 में आप देखें कि इसमें सारे प्रेजेंट हैं, सारे प्रेजेंट है, लो भी, इंटरमीडिएट भी, लार्ज भी, लेकिन लाइटर बैंड्स हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पे हमने बताया कि नॉर इस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी है, और इसमें जो है यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा हुआ है कि इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी नॉर्मल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि सारे सब यूनिट्स इसमें हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इसकी कम ही है, पार्शियल क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलेब्रांड फैक्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें 2B क्या है। 2B जो है वो गेन ऑफ फंक्शन वॉन विलेब्रांड फैक्टर। इसमें क्या होता है कि वॉन विलेब्रांड की एफिनिटी प्लेटलेट्स के साथ ज़्यादा हो जाती है, वो प्लेटलेट्स के साथ जाके चिपक जाते हैं, और उसके बाद क्या होती है, क्लियरिंग होती है फ्रॉम द सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन से उन्हें भगा दिया जाता है, और
ऐसे इनको हमेशा जब हम चेक करते हैं तो लो डोज रीपा पे ये हाइपर रिस्पॉन्सिव इफेक्ट देती है, क्योंकि पहले ही वो एग्रीगेट होने के लिए तैयार होते हैं, तो इसलिए वो लो डोज भी अगर हम रीपा दें तो उस पर हाइपर रिस्पॉन्सिव इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी केस में हम अवॉइड DDAVP हम नहीं देते डेस्मोप्रेसिन, क्योंकि वो और बॉन विलेब्रेंट फैक्टर रिलीज करेगा सेल से, तो मजीद बाइंडिंग होगी, तो हम वो नहीं देते। इस केस में हम प्लेटलेट्स भी अवॉइड करते हैं पेशेंट को देना, बिकॉज दैट विल एड फ्यूल टू द फायर। वो मजीद क्लम्पिंग होंगी एंड दे विल बी रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो है 2B। अच्छा, इसको देखें, जो 2B को मैंने बताया कि हमने प्लेटलेट टाइप जो स्यूडो BWD है उससे हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, कि इसमें 1 मिलीब्रांड फैक्टर स्टिकी हो जाता है, वो जाकर प्लेटलेट्स के साथ चिपक जाता है, और इसमें जो है प्लेटलेट स्टिकी होते हैं वो जाके 1 मिलीब्रांड फैक्टर के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का नतीजा एक ही होता है कि उसको सर्कुलेशन से निकाल के फेंक दिया जाता है, और लेकिन पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और मतलब पेशेंट का नुकसान होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 2M। 2M में क्या होता है कि यही 1 मिलीग्राम फैक्टर है, इसकी डिक्रीज बाइंडिंग होती है टू प्लेटलेट्स। ठीक है, कहीं वो ज़्यादा बाइंड होता है, कहीं थोड़ा बाइंड होता है, इसलिए ये बहुत आसान है, इसको जो है सिर्फ याद कर लें, चार चार लफ्ज़ हैं हर डेफिनेशन में। डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ 1 मिलीग्राम फैक्टर टू प्लेटलेट्स। ठीक है, और ड्यू टू कोई म्यूटेशन हुई होती है 1 मिलीग्राम फैक्टर में, तो वो प्लेटलेट्स के साथ सही तरह बाइंड नहीं करता। और 2N में क्या होता है, डिफेक्टिव बाइंडिंग ऑफ 1 मिलीग्राम फैक्टर टू फैक्टर 8। बॉन विलेब्रेंट फैक्टर कैन नॉट बाइंड फैक्टर 8 प्रॉपरली। फैक्टर इज तो इस वजह से फैक्टर 8 इज नॉट प्रोटेक्टेड इन प्लाज्मा एंड इट गेट्स क्लियर्ड क्विकली। इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो 2A क्या है, लॉस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीमर्स। यहाँ हमने देखा 2B में भी गेन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, और इसमें भी हाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीमर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे हैं, बट जो अक्रॉस द लेडर आप देखिए कि फेंट लाइंस है। और टाइप 3 में हमने कहा नियर 0 1 मिलीग्राम फैक्टर होता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और 2M और 2N में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे इस तरह यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो 2M और 2N में भी मल्टीपल एनालिसिस की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपर्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, 1 मिलीग्राम फैक्टर के लिए हम हमेशा 3 टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो पहले पहले जो हमें भेजने होते हैं, एक उसके एंटीजन लेवल से हमें क्वांटिटी चेक करनी है, क्योंकि हमने कहा कि टाइप 1 सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो हम इसलिए एंटीजन लेवल्स भेजते हैं। फिर सेकेंडली हमें एक्टिविटी भी चेक करनी थी, क्योंकि अगर एंटीजन नॉर्मल है लेकिन उसके बाद एक्टिविटी भी अगर नॉर्मल नहीं है, तो पेशेंट के वही ब्लीडिंग और वो सारे सिम्टम्स होंगे, तो हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। और रिस्टोसिटिन कोफैक्टर, ये इसकी वही है कि इसकी फंक्शन देखने के लिए ये टेस्ट करते हैं। और फैक्टर 8 के लेवल्स, जो फैक्टर 8 की एक्टिविटी को भी हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पैटर्न्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में मैंने आपको ऊपर ये बताया कि जितनी एंटीजन कम होगा उतनी एक्टिविटी कम होगी, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेटली लो। ठीक है, और फैक्टर 8 इसमें नॉर्मल होगा या माइल्डली लो होगा, यानी जितना ये होगा उसी हिसाब से जो है बाइंडिंग होगी वो फैक्टर 8 के साथ, और जितनी इसकी डेफिशिएंसी होगी उतनी इसकी भी डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, टाइप 2 में हमने बताया कि एंटीजन लेवल नॉर्मल होता है, या हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन एक्टिविटी मोर देन दैट होती है, और उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली लो। ठीक है, ये 2A 2B दोनों के लिए यही बात अप्लाई होती है। और जो टाइप 3 है, इसमें एंटीजन ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसलिए एंटीजन नहीं होगा तो एक्टिविटी भी नहीं होगी, और फैक्टर 8 भी वेरी लो होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सब टाइप टेस्ट। सब टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीमर एनालिसिस जो करते हैं, वो मैंने अभी आपको यहाँ बता दी, जैसे रिवीजन के लिए देख लें कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की है, लो मॉलिक्यूलर वेट की, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद अल्ट्रा लार्ज होते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें लॉस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर में वेट मल्टीमर्स होते हैं। ठीक है, पहले में और A और B दोनों में, 2M और 2N दोनों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमर्स होते हैं। ठीक है, 2M में एक्टिविटी ड्रॉप्स मोर देन द एंटीजन, ये वही वाली बात है। अच्छा, और टाइप 1 में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पैटर्न होगा बट फेंटर बैंड्स होंगे, नॉर्मल स्प्रेड ऑफ साइजेस नॉट नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, और रीपा हम करते हैं रिस्टोसिटिन इंड्यूस प्लेटेड एग्रोगोमेट्री। रिस्टोसिटिन एक एंटीबायोटिक है जो पहले यूज होता था, और उसको देखा गया कि वो इनको करीब कर देता है, मतलब एग्रीगेशन में प्लेटलेट्स का उसका रोल होता है, तो इसलिए हम इसको इस टेस्ट में यूज़ करते हैं। जब हम रिस्टोसिटिन देते हैं तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, जब हम मतलब ये प्लेटलेट जो है जिससे के करीब आते हैं और एग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये जो 2B वाला टाइप है या प्लेटलेट टाइप है, इसमें मैंने बताया कि पहले ही वो स्टिकी होते हैं, एक दूसरे से चिपक चिपक रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास
कि हम थोड़ा सा भी लो डोज एस्ट्रोसिटिन देते हैं तो उनकी एग्रीगेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर हम मिक्सिंग स्टडी, अच्छा अब हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे कि ये प्लेटलेट टाइप का है, इसको हम सीडो बोन विली ब्रांड डिजीज कहते हैं, या ये 2B है, रियल बोन विली ब्रांड डिजीज है, ठीक है। यानी इसमें डिफेक्ट प्लेटलेट में है और इसमें डिफेक्ट इसमें है वॉन विली ब्रांड फैक्टर में। तो अब इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, फिर हम मिक्सिंग स्टडीज करेंगे टू लोकलाइज द डिफेक्ट। हम लेंगे पेशेंट का के प्लेटलेट्स और उसको नॉर्मल प्लाज्मा के साथ करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर स्टिल हाइपर एग्रीगेट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये, क्योंकि हमने नॉर्मल प्लाज्मा के साथ मिक्स किया लेकिन इसके बाद फिर जो है एग्रीगेट हुआ, इसका मतलब है कि प्लेटलेट टाइप डिफेक्ट है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जब प्लेटलेट टाइप डिफेक्ट होता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम दे सकते हैं स्पेशल को, क्योंकि प्लेटलेट्स में मसला है ना, आप नए प्लेटलेट्स देते हैं, सही प्लेटलेट्स देते हैं तो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल प्लेटलेट, फिर आप लेंगे पेशेंट का प्लाज्मा और उसको नॉर्मल प्लेटलेट्स के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर स्टिल हाइपर एग्रीगेट हुआ तो इसका मतलब है टाइप 2 वॉन विले ब्रांड डिजीज है। इस केस में हम प्लेटलेट्स नहीं देते क्योंकि इट विल ऐड फायर टू द फ्यूल, मजीद क्लम्पिंग होगी एंड क्लियरिंग ऑफ फ्रॉम द सर्कुलेशन होगी, ठीक है। अच्छा, 2N में हमने कहा 2N में वॉन विले ब्रांड टेस्ट आर नियर नॉर्मल एंड वॉन विले ब्रांड फैक्टर एंड फैक्टर 8 है वो रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि उसकी बाइंडिंग उससे कम होगी, तो अगर हम उसका ऐसे करवाएंगे तो हमें रिड्यूस मिलेगा। और अगर आपने म्यूटेशन देखनी होगी तो हम इसकी VWF की जीन म्यूटेशन करवाते हैं, तो म्यूटेशनल एनालिसिस करवाते हैं तो हमें वो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि जो हीमोफीलिया ए है, ये जो 2N टाइप है, इसमें फैक्टर 8 बहुत कम हो जाता है। जब फैक्टर 8 बहुत कम होता है तो ये मिमिक करता है हीमोफीलिया ए से, ठीक है। इसमें भी डीप ब्लीड के साथ पेशेंट आएगा और फैक्टर 8 लेवल कम हो जाएगा, ठीक। फिर इन दोनों में हम कैसे फ़र्क करेंगे कि ये 2N है, वॉन विले ब्रांड फैक्टर है, या हीमोफीलिया ए है। तो हम अगर हम म्यूटेशनल एनालिसिस करेंगे और वॉन विले ब्रांड फैक्टर इसमें म्यूटेशन आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2N टाइप ऑफ वॉन विले ब्रांड डिजीज़ है। और अगर फैक्टर 8 जीन में म्यूटेशन आती है तो फिर हमें पता चलेगा ये हीमोफीलिया ए है। इसके अलावा हीमोफीलिया ए में जो वॉन विले ब्रांड फैक्टर के ऊपर मैंने टेस्ट जो बताया वो नॉर्मल होंगे और इनकी बाइंडिंग फैक्टर 8 बाइंडिंग ऐसे भी नॉर्मल होगी, मतलब बाइंडिंग में कोई इशू नहीं। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, अगर आपने फैक्टर 8 प्रोवाइड कर दिया तो उनकी उसकी वैसे ही बाइंडिंग वॉन विले ब्रांड फैक्टर के साथ होगी, क्योंकि उसमें कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो यही वही चार्ट है, इसको मैंने इसमें देखें कि फर्स्ट में हम DDAVP पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि एंडोथेलियम से वो मज़ीद रिलीज़ होगा और पेशेंट की कंडीशन बेहतर होगी, ठीक है। इसमें हम 2B में नहीं देते क्योंकि वॉन विले ब्रांड फैक्टर ऑलरेडी स्टिकी है, तो हम जो है इसमें नहीं देते, हमें नहीं चाहिए वॉन विले ब्रांड फैक्टर इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है 60। Female child of 9 years age presented with pain and swelling of left elbow after injury during sports in school. Past and family history not contributory. Coagulation profile showed platelets of 490. ठीक है, प्लेटलेट्स ठीक है, हीमोग्लोबिन 12 को भी ठीक है, WBC 13 इज ठीक है, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट्स ओके, PT इज 43, PT प्रोलॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। और APTT 36 एंड वो नॉर्मल है। थ्रोम्बिन टाइम क्या है, वो फाइनल कोगुलेशन पाथ है, यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन का है उसको हम देखते हैं TT के साथ, ठीक है। और व्हाट इज़ योर मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि ये देखिए जब भी सिर्फ आइसोलेटेड PT प्रोलॉन्ग होता है तो फिर कौन सा फैक्टर होता है, या आइसोलेटेड PT प्रोलॉन्ग हो तो फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी होती है। तो आंसर इन दिस केस विल बी बी, ठीक है, बी इज द आंसर। Okay. Next has 61. A male of 39 years age presented with excessive bleeding after road traffic accident. Past and family history is not contributory. ठीक है, मेल पेशेंट है 39 ईयर्स ओल्ड का, ये एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ इसने प्रेजेंट किया आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कोगुलेशन प्रोफाइल शोड प्लेटलेट 230 है, एच बी 16, WBC 11, ब्लीडिंग टाइम 3 मिनट्स, PT 14 है और APTT 7 है। तो इसमें APTT सिर्फ प्रोलॉन्ग है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। TT भी नॉर्मल है, थ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल है। व्हाट इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोलॉन्ग है, सिर्फ APTT, आइसोलेटेड APTT प्रोलॉन्ग है। और आइसोलेटेड APTT जब प्रोलॉन्ग हो, ये वाई वाले शेप में जिसमें आप देखें, जब सिर्फ APTT प्रोलॉन्ग हो तो कौन सा आता है, हमने कहा था हीमोफीलिया A, B, C और फैक्टर 12। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं,
हमारे पास फैक्टर 8 का ऑप्शन है, ठीक है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 10 है और फैक्टर 11 है। देखिए इसमें एपीटीटी प्रोलॉन्ग है और ये ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। 39 ईयर्स इसमें हमें बताया कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्लीडिंग की, ठीक है, पेशेंट को खुद कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर कोई हीमोफीलिया का केस होता है ए या बी में, तो फिर पहले से कोई हिस्ट्री होती डीप ब्लीड्स की, कोई वो पेशेंट हमें हिस्ट्री देता। और ट्रैफिक इसके बाद अगर एक्सेसिव ब्लीड है तो ये फैक्टर 11 हो सकता है, क्योंकि जो फैक्टर 11 है जो इसमें पेशेंट्स रेयरली ब्लीड करते हैं, लेकिन अगर कोई सर्जरी होती है जैसे टॉन्सिलेक्टमी हो या कोई एक्सीडेंट हो तो उस केस में जो है ब्लीडिंग पेशेंट को होती है और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इस वजह से हम जो है इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो फैक्टर 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेल ऑफ 29 ईयर्स एज प्रेजेंटेड विद फीवर एंड ड्रॉजीनेस ऑफ 9 डेज ड्यूरेशन, 9 डेज ड्यूरेशन है, एक्यूट है, फीवर एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फेब्राइल एंड सेमी कॉन्शियस, ल्यूकोसाइट काउंट 9.5 है, ठीक है, हीमोग्लोबिन 11, ओके, प्लेटलेट काउंट वाज 50, प्लेटलेट काउंट कम है, यानी कोई ऐसी फेब्राइल इलनेस है जिसने फिर प्लेटलेट काउंट को कम कर दिया। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड रिवील शिस्टोसाइट्स, सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखें वही पेंटार्ड बन रहा है, जो क्या है इसमें हम कहते हैं फैट, RAN, फैट क्या है, फीवर, ए हेमोलिसिस, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ा सा कम है, और टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, और आर जो है कोई रीनल इशू हो, अगर रीनल इसमें नहीं लिखा हुआ वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो HUS में ज़्यादा होता है, और एन जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और मेन इसमें क्या है कि पेरिफेरल ब्लड में शिस्टोसाइट्स हैं, तो ये एक पेंटार्ड बन रहा है और शिस्टोसाइट्स हैं, और इसकी इसलिए हमारा ये ज़्यादा जा रहा है TTP की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी विच क्लॉटिंग फैक्टर इज डिक्रीज, ठीक है, विच प्रेगनेंसी में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है, प्रोटीन एस कम हो जाता है, और प्रोटीन एस जब कम हो जाता है इसीलिए प्रेगनेंसी इज अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट, क्योंकि ये एंटी कोगुलेंट है। हमने कहा कि फैक्टर सी, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या करते हैं, दे CS स्टॉप कोगुलेशन, किस तरह कम करते हैं, बाय इनहिबिटिंग फैक्टर 5 एंड 8, ठीक है, इस तरह ये इनहिबिट करते हैं, तो प्रोटीन एस की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए जो प्रेगनेंसी है वो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। ओके, अ फुल टर्म मेल इन्फेंट वाज बोर्न बाय नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, फुल टर्म मेल इन्फेंट, मेल, normal delivery, he received vitamin K after birth. On fifth day of birth, there was new bleeding at the umbilical stump. Fifth day पे, ठीक है, यानी देखें फिफ्थ डे पे यानी डिलेड कोई ब्लीडिंग हुई है एट द अम्बिलिकल स्टम्प। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, अब इसमें इसने बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें डिलेड ब्लीडिंग होती है और मेल इन्फेंट है और डिलेड ब्लीडिंग होती है अम्बिलिकल स्टम्प। ये तो डिलेड ब्लीडिंग हमारे पास किस में होती है, हमारे पास फैक्टर 13 में डिलेड ब्लीडिंग होती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि PT APTT नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट फिर भी ब्लीड करेगा और ज़्यादा ब्लीड करेगा, और ये फैक्टर 13 का एक टिपिकल सिनेरियो है। ओके, व्हाट इज द लेवल ऑफ फंक्शन VWD एंटीजन रेशियो इन टाइप 1, ठीक है, ये वो ऊपर मैंने बात बताई है कि जो एक्टिविटी एंटीजन रेशियो होता है वो अगर मोर देन 0.6 हो, मोर देन 0.6 हो तो हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, और लेस देन 0.6 हो, कहीं 0.7 भी लिखा है, ठीक है, और लेस देन 0.6 हो तो वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो यहाँ इसने हमसे टाइप 1 पूछा है, तो मोर देन 0.6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई उस तरह नहीं लिखा हुआ, या मोर देन 0.6 या मोर देन 0.7 होना चाहिए, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे पूछा है 66, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ VWD एंटीजन इन टाइप 3, टाइप 3 में जो है कितना एंटीजन लेवल होता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसमें VWD बहुत ही कम होता है, VWF बहुत कम होता है, नियर ज़ीरो होता है, और इसकी वैल्यू कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, सो इट इज़ द ऑप्शन है less than 0.03 IU per ml. Okay. 67, a 38 weeks pregnant female presented with placenta previa. She started bleeding profusely per vagina, developed bruises and ecchymotic spots all over the body, ठीक है, pregnant female है, complication के साथ आई है, हर जगह से bleeding इसको हो रही है, TLC रेज्ड है, हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, काफ़ी कम है, PT प्रोलॉन्ग, APTT प्रोलॉन्ग, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, ठीक है, ये टिपिकल केस है DIC का। जब भी पेशेंट आएगी और इस तरह प्रेजेंटा प्रीविया या amniotic fluid embolism कुछ भी हुआ होगा और पेशेंट की हर तरफ से ब्लीड करेगी तो इट इज़ अ केस ऑफ
DIC, ठीक है। प्रीक्लेम्पशिया और हेल्प सिंड्रोम में PTA PTT नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और हाइपरफिब्रिनोलिसिस जो DIC है ना, DIC में सेकेंडरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस होती है, ये प्राइमरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस नहीं होती। सेकेंडरी का क्या मतलब है कि इसमें क्लॉट पहले बन गया बॉडी में, थ्रू आउट क्लॉट क्लॉट बन गए और अभी बॉडी को फिक्र हुई है कि इस क्लॉट्स को तोड़ना भी है, वो लॉट ऑफ प्लाज्मा रिलीज करेगा और वो आकर क्लॉट को डिसइंटीग्रेट करेगा, इसको हम हाइपरफिब्रिनोलिसिस कहेंगे, ठीक है। तो DIC में जो फिब्रिनोलिसिस होगी इट इज सेकेंडरी टाइप। और हमें कैसे पता चलेगा, हम डी डायमर्स करवाएंगे, वो बहुत ही रेस्ड होंगे। अच्छा, अ 28 ईयर ओल्ड फीमेल विथ 32 वीक्स गेस्टेशन, ठीक है। फीमेल है, 32 वीक्स गेस्टेशन, प्रेजेंटेड विद प्लेटलेट काउंट 70, ठीक है, 70 है। वट इज द लाइकली डायग्नोसिस, जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी कि अगर 32 वीक पर एक आई है और उसकी प्लेटलेट काउंट 70 है, तो इस क्या इसकी डायग्नोसिस है, गेस्टेशनल है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेल्प सिंड्रोम है, ATP है, लिवर डिजीज है या TTP है। तो जो मोस्ट लाइकली कॉज है वो गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट काउंट बहुत कम नहीं होते, 70 80 90 इतने ही रहते हैं और पोस्टमार्टम वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ITP में प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम होते हैं, 20 30 इस तरह का होता है। और जो इस लास्ट टाइमेस्टर में जो कॉमन होता है ये यूजली गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बिनाइन कंडीशन है और बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है। द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन इन्वॉल्व्स, अच्छा जो फाइनल पाथवे है कोगुलेशन का, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा था PT, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, फिर इंट्रिंसिक पाथवे, फिर कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे कैसे बनता है, जब फैक्टर 10 बन गया, फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 किसके साथ कंबाइन होता है विद एक्टिवेटेड फैक्टर 5 एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स में आ गई, एक्टिवेटेड फैक्टर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर 5, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स, और ठीक है। तो ये फाइनल कॉमन पाथवे जो है वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स में बनता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन में हम ये कैल्शियम है, ये आपको कोगुलेशन पाथवे देखा होगा, जगह कैल्शियम यूज होता है, फॉस्फोलिपिड्स यूज होते हैं, थ्रोम्बिन यूज होता है, टिश्यू फैक्टर से ही एक्सटेंसिव पाथवे स्टार्ट होता है, तो और हेपेरिन जो है वो है एंटी कोगुलेंट है। तो फिर सिर्फ ये ऑप्शन ई हमारे पास है कि ये डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्लॉट फॉर्मेशन। अच्छा, which one of the following is not a cause of acquired thrombocytopenia, ठीक है। एक्वायर्ड यानी एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्या कॉजेज हैं, ये बर्नर्ड सॉलियर हमें पता है एक इनहेरिटेड डिफेक्ट है, ठीक है। बाकी सारे जो है वो एक्वायर्ड है, विटामिन B12 है, फोलेट डिफिशिएंसी है, इंटरनल ब्लीडिंग है, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन प्लेटलेट्स की हो जाएंगी और उसकी वजह से प्लेटलेट सर्कुलेशन में कम हो जाएगा, एंटीबॉडी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं, तो हमारे पास बर्नर्ड सॉलियर होगी, ठीक है। ये वाला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय इंट्रिंसिक टेनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये दोनों आपस में शेयर नहीं करते। इंट्रिंसिक टेनेज में मैंने आपको बताया वो वाई शेप वाला याद रखेंगे, जिसमें इंट्रिंसिक पाथवे है, तो वो इंट्रिंसिक टेनेज है जिसमें फैक्टर 9 कम एक्टिवेटेड फैक्टर 9 कंबाइन हो गया एक्टिवेटेड फैक्टर 8 से, और वो क्या करेंगे, फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करेंगे, ये इंट्रिंसिक टेनेज हो गया। और प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फैक्टर 5 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। तो इनमें सारी चीज़ें जो कॉमन है, ये दोनों ही, इनमें बोथ आर अट्रैक्टेड टू एंड एम्बिड इनटू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड सरफेस, ठीक है, दोनों को फॉस्फोलिपिड्स चाहिए, दोनों कैल्शियम डिपेंडेंट है, दोनों विटामिन के डिपेंडेंट सीरिंग प्रोटीज एक्टिविटी है इनकी, ठीक है। और दोनों में क्या है, मस्ट पोजेस अ नॉन प्रोटीलिटिक कोफैक्टर प्रोटीन टू फंक्शन, ये जो फैक्टर 8 ए है इन द टेनेज, ठीक है, वो उसमें इंट्रिंसिक टेनेज में होता है, और फैक्टर 5 हमारे पास प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। और तो ये चारों जो है वो ये शेयर करते हैं। बोथ रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13, फैक्टर 13 तो बेचारा आखिरी कोगुलेशन पाथवे के आखिर में आता है, जो क्लॉट को आके स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला ऑप्शन है जो दोनों का इसमें है, बोथ रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13A टू फंक्शन दैट इज राइट। In the cell-based model of cellular coagulation, the control of blood coagulation is controlled by localizing the pro-coagulant reactions on the specific cell surface. What was found to be primary initiator, ठीक है, primary initiator of coagulation कौन सा है इसमें,
जो इनिशिएटर ऑफ कोगुलेशन होता है फैक्टर 5 नहीं, फैक्टर 5 तो आखिरी में आता है ना, वो कॉमन पाथवे में आता है, ये भी कॉमन पाथवे में भी आता है, ठीक है। तो इनिशिएटर कौन सा है, टिश्यू फैक्टर से इनिशिएट हो जाता है, व्हेन टिश्यू ये रिलीज होगा, फिर ये जाकर फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा इस तरीके से। Okay. 74. The coagulation cascade is regulated by natural inhibitors. These prevent the cascade from either forming at the wrong location or forming too much clotting in an area. Which of the following inhibits the intrinsic kinase, ठीक है, intrinsic kinase and prothrombinase pathway by interfering with their root protein? अच्छा, इसको देख लें यहाँ पे, ये देखो ये इंट्रिंसिक कैनेज है जिसमें यहाँ पे ये इंट्रिंसिक पाथवे है, फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करेगा, तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक कैनेज, और ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक कैनेज है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें भी फैक्टर 10 बना, इसमें 10 बना, और यहाँ पे जो है हमारे पास फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फैक्टर 5 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फोलिपिड्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द इंट्रिंसिक कैनेज, ठीक है, इंट्रिंसिक कैनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज पाथवे, इन दोनों को क्या चीज़ है जो इनहिबिट करती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है एंटी थ्रोम्बिन, प्रोटीन सी पाथवे, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, प्रोटीन एस एंड फैक्टर 5, ठीक है। जितना मैंने इसको स्टडी किया है, ठीक है, सीनियर्स बेहतर गाइड कर सकते हैं कि प्रोटीन सी पाथवे मुझे लगता है, क्योंकि देखें कि प्रोटीन सी जो है primary physiologic switch off for prothrombinase is APC via factor 5 and for intrinsic 10 is APC via factor 8। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि फैक्टर 5 और फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 और फैक्टर 5 दोनों क्या है, एंटी कोगुलेंट्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन सी और एस जो है इनको इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रोटीन सी पाथवे है, इधर ये इनहिबिट करेगा बाय इनहिबिटिंग फैक्टर 8 और यहाँ पर ये इनहिबिट करेगा बाय इनहिबिटिंग फैक्टर 5। तो फिर इसको और इसको अगर आप देखें तो ये फिर प्रोटीन सी पाथवे बनता है ना। अब ये टिश्यू फैक्टर इनहिबिटेड पाथवे तो यहाँ पर आएगा जो इस एक्सटेंसिव पाथवे को इनहिबिट करेगा, तो मेरे ख्याल में जो इसका ऑप्शन होगा वो प्रोटीन सी पाथवे है। प्रोटीन सी विल इनहिबिट फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, ठीक है, इस तरह ये कोगुलेशन को स्टॉप करेगा या इनहिबिट करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, कौन सा मोस्ट कॉमन है जिसको हमने थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा, वो वॉन विले ब्रांड डिजीज है, उसके बाद फिर हीमोफीलिया ए आता है। The process by which platelets and plasma proteins react to convert fibrinogen into fibrin, ठीक है, fibrinogen into fibrin कोगुलेशन पाथवे, ठीक है। कोगुलेशन का मेन जो फंक्शन है वो ये कि थ्रोम्बिन जनरेशन है, चाहे इधर से आओ, दोनों ही पैरेलली काम करते हैं और दोनों का एक ही मकसद है कि थ्रोम्बिन बर्स्ट करना है, थ्रोम्बिन जनरेशन करनी है अच्छी खासी, क्योंकि वही क्लॉट बनेगा, और थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिन क्लॉट में, फिर वो क्लॉट जो है फैक्टर 13 उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। So the process by which platelets and plasma proteins react to convert fibrinogen into fibrin is by coagulation pathway, ठीक है। Which of the following is true regarding the bleeding time, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो ऑब्सोल्यूट है, हम करते हैं लेकिन इट इज़ ऑब्सोल्यूट, ठीक है। इट इज़ हाईली रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, नो ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, हर टाइम जब आप करो एक डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, और रिलायबल इसलिए ये रिलायबल भी नहीं है। द सैंपल इज एवेल्युएटेड बाय यूजिंग ऑप्टिकल में, ये कोई ऑप्टिकल डेंसोमेट्री वगैरह इसमें यूज़ नहीं होती। इट एवेल्युएट्स प्लेटलेट फंक्शन इन वीवो, दिस इज द करेक्ट, ठीक है, इन वीवो में हम प्लेटलेट फंक्शन देखते हैं। इट इज़ अ कॉमनली ऑर्डर्ड टेस्ट, नो। इट evaluates the coagulation system, no, ठीक है, so C is the option. Which of the following tests the reaction of the intrinsic pathway, हाँ यानी intrinsic pathway को कौन मॉनिटर करता है, and which drug greatly increases the reaction time by inhibiting the pathway, तो कौन सा हमने पूछा, हमने हमसे इंट्रिंसिक पाथवे पूछा, तो इंट्रिंसिक के लिए एपीटीटी होता है, और अगर हम हेपरिन पेशेंट हेपरिन पे हो तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग आएगा, ठीक है, और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए एक्सट्रिंसिक पीटी होता है, और अगर पेशेंट वार्फरिन पे हो तो पीटी प्रोलॉन्ग आएगा, ठीक है, और उन पेशेंट्स को हम का INR देखते हैं। इन रिफ्रैक्टरी एनीमिया, ठीक है, अभी MDS की थोड़ी कहानी शुरू हो जाती है।
इन रिफ्रैक्टरी एनीमिया रिंग सिट्रोब्लास्ट इन द मैरो आर, ठीक है, कितने रिंग सिट्रोब्लास्ट होते हैं मैरो में, मोर देन 15%, ये इसी तरह याद कर लें, ठीक है, रिंग सिट्रोब्लास्ट की परसेंटेज होनी चाहिए मोर देन 15%। अच्छा, refractory anemia with excess blast is split into two groups, MDS EB1 and MDS EB2। अभी का जो WHO है फिफ्थ एडिशन, उसमें हम IB1 और IB2 पढ़ते हैं। These groups are defined by the percentage of myeloblasts in the bone marrow। In AB2 EB2 this range is from, ठीक है, इन्होंने हमसे MDS का पूछा। MDS पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, रिफ्रैक्टरी एनीमिया और इस तरह के वर्ड यूज होते थे। अब जो है जो न्यू है ना WHO फिफ्थ एडिशन, उसमें ये इस तरह डिफाइन हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ इसके वो कर लें, मोटा मोटा कर लें कि जेनेटिकली डिफाइंड है MDS, जिसमें MDS SF3B1 म्यूटेशन है, ठीक है। लो ब्लास्ट विद SF3B1 म्यूटेशन, लो बोन मैरो में ब्लास्ट कितने होंगे, लेस देन 5%। MDS विद आइसोलेटेड 5q डिलीशन, ठीक है। और MDS बाय TP53 बायलिलिक TP53 म्यूटेशन है, ठीक है, इसमें ब्लास्ट लेस देन 20%। तो कौन सा है जेनेटिकली डिफाइंड, MDS with low blast SF3B1 mutation, MDS with isolated 5q deletion और MDS with biallelic TP3 म्यूटेशन या इनएक्टिवेशन। और जो हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, हम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी बेस्ड बाय ब्लास्ट, ठीक है। MDS जो है लो ब्लास्ट, तब हम कहते हैं जब बोन मैरो में ब्लास्ट लेस देन 5% होते हैं विद डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया 2 लीनिएजेस में डिस्प्लेजिया होनी चाहिए और मोर देन 10% डिस्प्लेजिया होनी चाहिए, ठीक है। और MDS विद IB1, IB1 क्या है, जब इंक्रीज ब्लास्ट, ठीक है। IB1 क्या है, व्हेन द बोन मैरो है ब्लास्ट 5 to 9% ब्लास्ट, ठीक है। और MDS IB2 में 9 के बाद 10 आता है, 10 to 19% ब्लास्ट हो बोन मैरो में, ठीक है। और ये जो ये ऑलमोस्ट AML में पेशेंट जा रहा होता है इसमें और अगर और ऑड्स नज़र आ जाते हैं हमें, तो हम इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया फिर कहेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने हमें पूछा कि EB2, जैसे अब हम IB2 कहते हैं, इसका रेंज क्या है वो परसेंटेज, तो इट इज़ 10 to 19%, ठीक है। ओके, 81, एंटी-मेटाबोलाइट साइटेरेबिन interferes with which phase of the cycle, ठीक है। M phase, S phase है, G1 G2 M0। तो जो ये साइटेरेबिन है, ये इंटरफेयर करता है S phase के साथ, और S phase में क्या होता है, DNA सिंथेसिस होती है, ये जाके DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। In WHO classification, the blast cut off for the diagnosis of AML is 20%, ठीक है, मोर देन 20% ब्लास्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसमें वो ट्रांसलोकेशन हमें बता देता है कि ये 15-17 है, या ये जो है कोई भी और, जैसे रनेक्स1 और रेनेक्स एंड रेनेक्स1 म्यूटेशन है, या कोई भी म्यूटेशन, यानी कोई भी म्यूटेशन वो हमें दे देता है, तो उसमें अगर ब्लास्ट परसेंटेज लेस देन 20% भी होती है, तो वो हम उसको AML में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम मॉर्फोलॉजिकली सिर्फ देखेंगे, हमें कोई साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं पता, तो हमें ब्लास्ट परसेंटेज मोर देन 20% होनी चाहिए। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग AML विथ 15-17 साइटोजेनेटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसके जक्सटापोजिस PML विद ये ठीक है। इनकोड्स अ कैमेरिक प्रोटीन, हाँ ठीक है, कैमेरिक प्रोटीन ये बनाता है। एसोसिएटेड विद DIC ट्रू, है पुअर प्रोग्नोसिस दैट इज बैड, आपने इसको जल्दी पकड़ना होता है तो इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, फिश फॉल करवाते हैं इसके लिए। और फैब में AML3 है तो इट्स राइट वन, ठीक है। तो इसकी जो रॉन्ग है फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है कि हैव पुअर प्रोग्नोसिस। अच्छा, इंडिटरमाइनिंग द कंप्लीट रिमिशन, अच्छा कंप्लीट रिमिशन इन AML ऑल इंक्लूडेड एक्सेप्ट, अभी हमने जब AML हो उसके बाद हम पेशेंट को जो कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद हम रिमिशन स्टेटमेंट चेक करने के लिए दोबारा बोन मैरो करते हैं, तो हम तब कहते हैं कि अब पेशेंट कंप्लीट रिमिशन में है। अंडर माइक्रोस्कोप हम ये देख रहे हैं, ठीक है। हम उसको बताएंगे कि पेशेंट आपका जो है वो कब कंप्लीट रिमिशन में है। और इसमें एक दफ़ा आप ये देख लें कि जब बोन मैरो में ब्लास्ट लेस देन 5% होते हैं, ठीक है, कोई नो मेडुलरी एक्स्ट्रा मेडुलरी डिजीज़, ANC जो रेशो है, ठीक है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट मोर देन 1 हो, ठीक है, प्लेटलेट्स मोर देन 100 हो, और पेशेंट जो है वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं CR यानी कंप्लीट रिमिशन, ठीक है। इन AML पेशेंट इज इन कंप्लीट रिमिशन।
अच्छा, ये कहते हैं कि हम जब ये करते हैं तो हम कौन ऑल आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट किस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते। अभी न्यूट्रोफिल काउंट मैंने आपको बताया यहाँ पर है, प्लेटलेट काउंट इज हियर, हीमोग्लोबिन कंसेंट सर्कुलेटिंग ब्लास्ट इज हियर, और पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को हम जो है इस क्राइटेरिया में नहीं रखते, ठीक है। इन एमडीएस हाँ, और इसमें ये होता है कि यूजली कंफाउंडिंग फैक्टर से पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन हुई होती है और हीमोग्लोबिन डेवलप होने वापस जो बढ़ने में भी टाइम लेता है, तो इसको हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को एएमएल और एएलएम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, उसमें सीआर में, कंप्लीट रिमिशन वाले क्राइटेरिया में। लेकिन एमडीएस में एचबी को इंक्लूड करते हैं, एफजीपी हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ सीआर क्राइटेरिया, ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ओके, 85, a 1-year-old boy presented with progressive pallor, hepatosplenomegaly, and generalized lymph adenopathy. The cytochemistry of bone marrow aspiration revealed block PAS पॉजिटिव सेल्स, मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस इज। अच्छा, हमारे पास उन्होंने पूछा है कि मतलब ब्लॉक पॉजिटिविटी आई है पैस के साथ, ठीक है, और ये क्या है, पैस क्या है, पीएस क्या है, ये जो ये स्टेन करता है ग्लाइकोजन को, ठीक है। ऑप्शन क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जुवेनाइल सीएमएल एंड स्टोरेज डिसऑर्डर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, ऑप्शन लिखा हुआ है सी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और इन्होंने लिखा कि सम सेज ई, स्टोरेज डिसऑर्डर एज ब्लास्ट आर नॉट मेंशन, सो रीड दिस सिनेरियो केयरफुली। एक्चुअली देखिए, ये जो स्टोरेज डिसऑर्डर है ना, इसमें पैस पॉजिटिव होते हैं, जैसे आप नीमन-पिक ले लें, गॉशर ले लें, इट इज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन देखें उन्होंने पैटर्न बताया ब्लॉक लाइक पॉजिटिविटी, तो स्टोरेज डिसऑर्डर में ब्लॉक लाइक पॉजिटिविटी नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, ये ब्लॉक लाइक पॉजिटिविटी ऐसे ब्लॉक्स की तरह नजर आ रहे हैं ना, तो इट इज अ केस ऑफ एएलएल। सो जब आपको ब्लॉक लाइक पॉजिटिविटी बताते हैं तो द ऑप्शन इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। Next is 86. Refractory anemia has a 6% annual rate of progression toward acute leukemia. अच्छा, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेनिंग टू ल्यूकीमिया इज करेक्ट। ब्लास्ट ऑफ एएमएल आर सूडान ब्लैक नेगेटिव, फॉल्स हैं, सूडान ब्लैक पॉजिटिव होते हैं। ब्लास्ट ऑफ एएलएल जो है वो एमपीओ पॉजिटिव होते हैं, नो, माइलॉइड के एमपीओ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लो एल ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेस लैब स्कोर जो है इस कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन प्लास्टिक फेज ऑफ सीएमएल, ठीक है, क्रॉनिक फेज में होते हैं। जो टार्टरेट है रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेस ट्रैप पॉजिटिविटी इज सीन इन हेरी सेल ल्यूकीमिया, सो इट इज करेक्ट, ठीक है, हेरी सेल ल्यूकीमिया में ट्रैप पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ब्लास्ट ऑफ एएमएल आर पीएस पॉजिटिव, ठीक है, वो ये इसको मजीद स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है वो ये है डी, ट्रैप पॉजिटिविटी इन एचसीएल। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं, जो एएमएल में क्या होता है कि कौन से साइटोकेमिकल स्टेन्स पॉजिटिव आते हैं, एमपीओ, एसबीबी और सीएई स्पेसिफिक एस्टेरेज पॉजिटिव आते हैं, M1, M2, M3 और M4 में, ठीक है। इसके बाद जो मोनोसिटिक लीनिएज है उसमें कौन सा साइटोकेमिकल स्टेन यूज होता है, नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेज पॉजिटिव आता है, ठीक है, M4, M5 में। PAS is classically positive in AML M6, एरिथ्रॉइड या एरिथ्रोल्यूकीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोर्स ग्रैनुलर पैटर्न होता है या ब्लॉक लाइक साइटोप्लाज्मिक पैटर्न होता है, ठीक है। ये डिफरेंट है हमारे पास ALL से। एंड ऑफन पॉजिटिव इन AML M7 में भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। और उसको हम मजीद मेगाकेरियोब्लास्टिक होता है ना AML M7, उसको मजीद हम कैसे कन्फर्म करेंगे, हम प्लेटलेट के मार्कर्स लगाएंगे, CD41, CD42, CD61, ठीक है। फॉलोइंग इज अ माइलॉइड मार्कर, ठीक है, कौन सा इसमें माइलॉइड मार्कर है, तो CD13 है। CD13 के अलावा कौन से हैं, CD13, CD33, CD117, जिसको हम सी किट भी कहते हैं, किट म्यूटेशन जो हम कहते हैं, और CD15 और एमपीओ, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। ये किस चीज़ के मार्कर है, माइलॉइड के मार्कर्स हैं, ठीक है। अब ये मार्कर्स थोड़े से कर लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लिम्फॉइड लीनिएज के मैंने आपको माइलॉइड के मार्कर्स बता दिए। अब लिम्फॉइड के मार्कर्स हैं, लिम्फॉइड लीनिएज में बी सेल है और टी सेल है। बी सेल के कौन से मार्कर्स हैं, 19, 20, ये आप इस तरफ 19 की तरफ आगे से शुरू कर लें, 19, 20, 22, ठीक है, 79A, पैक्स 5 एंड सरफेस साइटो और साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है।
और अर्ली बी सेल का मार्कर कौन सा होता है? CD10, ठीक है, जर्मिनी सेंटर का मार्कर है CD10। TDT पॉजिटिव होता है, TDT जो है ये इमेच्योरिटी का मार्कर है, CD34 भी स्टेम सेल का मार्कर है, ठीक है। अर्ली बी में हम क्या है? CD10 पॉजिटिव, TDT पॉजिटिव और CD34 पॉजिटिव, और ये मेच्योर होने लगे तब 19, 20, 22, 79A, PAX5 एंड सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, फिर टी सेल के कौन से मार्कर होते हैं? इसको आप शुरू की तरह 1, 2, 3 वाले उस तरफ ले आए, तो CD3 से स्टार्ट करें। CD3 जो है साइटोप्लाज्मिक से सरफेस की तरफ साइटोप्लाज्मिक से साइटोप्लाज्मिक CD3, फिर वो सरफेस CD3 बनता है विद मेच्योरेशन, ठीक है। जितना मेच्योर होगा तो हम वो हमारे पास आ जाएगा सरफेस CD3 पॉजिटिविटी। CD2, ठीक है, CD5, CD7 और TCR अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट है, हम TCR भी अरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है। और CD4, CD8, तो जो ये सारे जो है टी सेल के मार्कर्स हैं, सिंगल हैं तकरीबन सारे, और ये देखिए बी सेल के मार्कर तकरीबन सारे डबल हैं। अच्छा, और जो है ये अर्ली TLL का मार्कर कौन सा है? TDT, देखो दोनों में पॉजिटिव है, ये इमेच्योरिटी का मार्कर है। CD34 भी दोनों में पॉजिटिव है। इसमें है थाइमिक, क्योंकि ये जो टी सेल्स है वो थाइमस में मेच्योर होते हैं, तो इसलिए थाइमिक में जो टी सेल होता है, जो उस फेज में होता है, नाइव टी सेल होता है, वो CD1A पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये याद करिए, थाइमिक का मार्कर है, थाइमिक टी सेल का मार्कर है। और नेचुरल किलर सेल के कौन से मार्कर है? CD56, CD16, CD57, ये सब नेचुरल किलर सेल मार्कर। और मेगाकैरियोसाइट के मार्कर्स कौन से हैं? CD41, CD61, CD42D और CD42A, these are the markers of megakaryocytic lineage. अच्छा, the 89, the characteristic feature of hyperfibrinolysis which differentiates it from DIC includes all of the following except, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए ये हाइपरफिब्रिनोलिसिस है, ये प्राइमरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस का है, ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस है वो DIC में होती है। प्राइमरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस एक्चुअली क्या होती है कि बगैर क्लॉट बने, बगैर कोई ट्रिगर आए, ये खुद ही से प्लाज्मिन रिलीज करेगा और फिब्रिनोलिसिस शुरू हो जाएगी और पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस क्यों क्या होता है कि जब कोई वजह और क्लॉट बन रहा है और प्लाज्मिन रिलीज हुआ और उसने फिब्रिनोलिसिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपरफिब्रिनोलिसिस व्हिच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम DIC इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एसोसिएशन विद पेल्विक एंड प्रोस्टेट सर्जरी, ठीक है, ये ट्रू है। ये जब भी पेल्विक या प्रोस्टेट सर्जरी होती है ना, हाइपरफिब्रिनोलिसिस का रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोस्टेटिक और यूरोथीलियल टिश्यू होता है वो रिलीज करता है यूरोकाइनेज और TPA, ठीक है। टिश्यू ये यूरोकाइनेज रिलीज करता है और TPA रिलीज करता है, ठीक है। इससे क्या होता है? मैसिवली एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा और रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिनोजन होगी। तो इस सर्जरी इसलिए ये इट इज़ रिलेटेड टू दिस सर्जरी। इसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है हाइपरफिब्रिनोलिसिस में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है, जबकि DIC में प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होता है, ठीक है। PTA PTT ओनली माइल्डली प्रोलॉन्ग होता है हाइपरफिब्रिनोलिसिस में, जबकि DIC में काफ़ी प्रोलॉन्ग होते हैं PTA PTT। अच्छा, मार्क रिडक्शन ऑफ फैक्टर 5 एंड 8, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसमें फैक्टर 5 और 8 की मार्क रिडक्शन ये नहीं है कि सिर्फ हाइपरफिब्रिनोलिसिस में होती है, ये दोनों में होती है। ये जाके सिलेक्टिवली नहीं कि इसको करेंगे, इसमें भी कंजप्शन होती है और इसमें भी वो जाके सब कुछ ब्रेक करेगा और क्लॉट बनेंगे। तो मार्क रिडक्शन ऑफ फैक्टर 5 और 8 दोनों में होती है, जैसे कॉमन फैक्टर। तो और एट्रोजेनिक ब्लीडिंग में अगर आफ्टर स्टेप्टोकाइनेस वो भी हाइपरफिब्रिनोलिसिस से रिलेटेड है। तो सिर्फ ये वाला है जो दोनों में कॉमन है, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फैक्टर 5 एंड ये थोड़ा सा पढ़ लें, फैक्टर 5 एंड 8 आर लो इन बोथ प्लाज्मिन डिग्रेडेशन इन हाइपरफिब्रिनोलिसिस एंड कंजप्शन इन DIC, ठीक है। प्राइमरी हाइपरफिब्रिनोलिसिस में प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, अभी आपको बताया D डायमर नॉर्मल होते हैं या माइल्डली इंक्रीज होंगे, FDPs जो हैं वो वेरी हाई होते हैं। जबकि DIC में क्या है, प्लेटलेट काउंट लो होगा, D डायमर्स हाई होंगे, सिस्टोसाइट्स प्रेजेंट हो गए। विस्को इलास्टिक जब हम करवाते हैं ना, ये टैग करवाते हैं, रोटैम करवाते हैं, तो क्या होता है कि हाइपरलाइसिस होती है, ठीक है। क्या होता है, एक सबसे पहले नॉर्मल टाइप का क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट नॉर्मली बनेगा, ठीक है, सही क्लॉट बनेगा, लेकिन उसके बाद उसकी रैपिड लाइसिस हो जाएगी, फौरन गिर जाएगा और टूट जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि उसमें हाई LY30 होती है, ठीक है। और ये किस केस में होता है? हाइपरफिब्रिनोलिसिस में होता है।
इसकी टिपिकल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, ये हेमेटोलॉजी वालों को पता होगा। और वीक क्लॉट लो एम्पलीट्यूड वाला किस में होता है, डीआईसी में होता है, ठीक है। और डीआईसी में मैंने आपको बताया कि फिब्रिनोलिसिस होती है सेकेंडरी टू एक्सेस क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉटिंग फर्स्ट होती है, लाइसिस सेकेंड होती है। और हाइपरफिब्रिनोलिसिस में विदाउट क्लॉट फॉर्मेशन ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन। अच्छा, 90 65 years old lady had her CP done as a part of routine checkup with hemoglobin कम है 9, platelet 81 कम है। her physical examination unremarkable except for mild pallor, ठीक है, वो HB की वजह से होगा। she was advised bone marrow examination, ठीक है, which showed dysplasia in more than 10% of cells of two lineages with 17% blast. what is your मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। हमने ये देखिए पेशेंट एल्डरली फीमेल है, उसमें एल्डरली में हमारे पास एमडीएस कॉमन होता है। और लीनिएज इसने बताया कि टू लीनिएजेस में डिस्प्लेजिया है, ये भी हमारे एमडीएस में हमें चाहिए होता है कि टू लीनिएजेस में, और डिस्प्लेजिया 10% से ज़्यादा हो। ब्लास्ट इसमें जो है वो 17% है, तो ये कौन सा आता है, हमने कहा इसमें 10 to 19% वाला ब्लास्ट है, तो ये टाइप 2 में आता है, ठीक है, विद एक्सेस ब्लास्ट, और जिसको हम अभी इंक्रीज ब्लास्ट कहते हैं टाइप 2, और विच विल प्रोग्रेस टू एएमएल में होता है, ठीक है। और अगर हमें से और नजर आ जाते हैं तो देन वी विल कॉल इट एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 91 32 years old male patient presented with history of pallor, fever, generalized weakness, ठीक है। 32 years old मेल है, पैलर फीवर और वीकनेस के साथ आया। ऑन एग्जामिनेशन HB7, रेड सेल इंडिसेस वर नॉर्मल, रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। जब भी एक बात याद कर लें कि जब भी पेशेंट को एनीमिया हो, ठीक है, साथ में रेटिक जॉन्डस हो, ठीक है, तो आप सोच लें कि ये हेमोलिसिस है कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखें एनीमिया है और रेटिक काउंट ज़्यादा है, तो और यहाँ पे बता भी दिया इन्होंने कि हेमोलिसिस हो रही है, तो हमें अगर नहीं भी बताते तो हमें पता हो कि जहाँ एनीमिया और जॉन्डस हो तो आपको होना चाहिए कि कोई हेमोलिसिस हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑल ऑफ द आर द साइन ऑफ एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस एक्सेप्ट, ठीक है, जॉन्डस जो है एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में होगा बिल्कुल, स्प्लेनोमेगेली होगा, हिपैटोमेगैली, और यूरोबाइलिनोजन इंक्रीज होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में होती है, डायरेक्टली टूटते जाते हैं, हीमोग्लोबिनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन्यूरिया होगा, जो किसमें हमने भी पढ़ा था, ये एनएच में ऐसे होता है, ठीक है। 92 a known patient of SLE presents with fever and fatigue, physical examination reveals malar rash, ठीक है, पैलर जो वही SLE के सिम्टम्स है, मैलर रैश, पैलर होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, सीबीसी रिवील्स नॉर्मोसिटिक एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन 6, ठीक है। एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन 6 है, न्यूट्रोफीलिया है, बॉर्डरलाइन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेज्ड रेटिकुलोसाइट्स है, यानी देखिए ये भी हेमोलिसिस की तरफ जा रहा है, रेटिक काउंट ज़्यादा है। Which of the following tests would confirm the cause of patient's anemia? ये SLE है तो ऑटो इम्यून की तरफ जाएगा, और हम इसमें ऑटो इम्यून वाला टेस्ट कौन सा है, डायरेक्ट वुंड्स टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। Next is 93. A 42 years old patient presented in emergency ward with fever, fluctuating consciousness level, anemia, thrombocytopenia, ठीक है, देखिए फीवर आ गया, altered conscious level, anemia हमने कहा FAT, thrombocytopenia RN, ठीक है, एंड जो है ये न्यूरो वाला सिम्टम है। All necessary laboratory investigations were carried out and on their basis patient was diagnosed as a case of TTP, ठीक है, पेंटार्ड हो गया, टीटीपी का केस बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी इन आरबीसी मॉर्फोलॉजी, ये तो अभी हमें बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए कि शिस्टोसाइट्स नजर आते हैं टीटीपी में, महा ये, तो इसमें ऑप्शन बी है, देखें ये शिस्टोसाइट्स हैं, ये सारे टूटे टूटे फ्रेगमेंटेड सेल्स हैं, ये सर्कुलेशन में ब्रेक हुए हैं, ठीक है, इनको हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं, इनके अंदर में कोई पैलर सेंट्रल पैलर नहीं होता, ठीक है। और ये रेड सेल फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम क्या है, एक तो इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है, सारे माइक्रो वेसल्स में होता है, ठीक है, ये इसके कॉजेज हैं। एक मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है जिसमें प्रोस्टेटिक कार्डियक हार्ट वाल्व्स की वजह से होता है, ठीक है। एक एवी मालफॉर्मेशन की वजह से भी होता है, ठीक है, जिसमें रेड सेल्स आते हैं, टकराते हैं और टूट जाते हैं। ओके, A 12 years old male child presented with high grade persistent fever, ठीक है, बच्चा है, मेल, ठीक है, मेल है, बच्चा है, फीवर के साथ प्रेजेंट किया, हाई ग्रेड फीवर के साथ विद चिल्स एंड राइगर्स, डिस्निया, डिजीनेस, बैक पेन, ही गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ रेडिश ब्राउन यूरिन, देखो मॉर्निंग यूरिन जो है वो डार्क है,
ऑन सीबीसी HB7 कम है, रेड सेल इंडिसेस नॉर्मल है, ठीक है। ऑन पेरिफेरल फिल्म देयर आर इंक्रीज रेटिक्स, ठीक है, रेटिक्स ज़्यादा, एनीमिया, तो मैंने कहा ये कोई हेमोलिसिस होती है। हाइंस बॉडीज एक बहुत क्लियर दिया कि हाइंस बॉडीज नजर आ रहा है और आरबीसी फ्रेगमेंटेशन नजर आ रही है। तो ये क्या होता है, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हाइंस बॉडी इज D6PD डेफिशिएंसी। जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, D6PD डेफिशिएंसी है, सेल्स टूटने लग जाएंगे, वो हो जाएंगे, हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हाइंस बॉडीज है, ये देखिए ये ब्लिस्टर सेल्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन एक तरफ आया हुआ है ना और एक तरफ खाली है, तो इसको हम ब्लिस्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो हाइंस बॉडीज है वो इसमें नजर नहीं आते, वो हमें जो दूसरा स्टेन है मिथाइलिन ब्लू वाला उसमें हमें नजर आएंगे, ठीक है। हाइंस बॉडीज कभी भी इसमें हमें नजर नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन इसमें हमें बाइट सेल्स नजर आते हैं क्योंकि वो हाइंस बॉडीज तो रिमूव हो गए ना, स्प्लीन ने उन्हें खा लिया, तो इसीलिए जब वो उससे रिमूव हो गए तो हमें ये बाइट सेल्स नजर आए, तो बाइट सेल्स और ब्लिस्टर सेल्स नजर आते हैं हमें G6PD डिफिशियंसी में, ठीक है। 95 a 45 years old female presented with pain right hypochondrium. On examination she was pale, mildly jaundiced and has hepatosplenomegaly. Ultrasound abdomen revealed multiple small pigment gallstones. Anemia in this patient is due to hemolytic anemia, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है और पेशेंट को जॉन्डस हुआ हुआ है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है और मल्टीपल स्टोन्स भी मिल रहे हैं, तो एनीमिया ये यूजली हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया, और जैसे हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस वगैरह में होता है, ठीक है। तो द कॉजेज हेमोलिटिक एनीमिया। 96 a 5-year-old child presented with history of anemia since birth, ठीक है, since birth। और on examination there was jaundice, painful digits, painful digits typical, hepatomegaly, spleen was not palpable, ये भी बहुत क्लू है। There was a non-healing ulcer on lower leg, peripheral film revealed sickled cells। NRBCs टारगेट सेल्स, अगर आप ये ना भी बताएं इधर से पता चल जाता है केस रिपोर्ट का केस है। NRBCs हैं, टारगेट सेल्स हैं, ओवल जॉली बॉडीज है, जब ये ऑटोस्प्लेनेक्टमी होती है, हाइपोस्प्लीनिया होगा तो हमें ओवल जॉली बॉडीज नजर आएंगे क्योंकि स्प्लीन में खाना होता है उनको, जब स्प्लीन नहीं है तो हमें ओवल जॉली बॉडीज नजर आएंगे, ठीक है। On basis of history, physical exam and peripheral blood film, she was diagnosed as a patient of sickle cell anemia. All are true of sickle cell anemia except कि रेड सेल्स हैव शॉर्टन लाइफ स्पेन, हाँ बहुत कम हो जाते हैं, 20 to 30 days तक भी ड्रॉप होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सो दिस वन इज रॉन्ग। बाकी हेमोलिसिस एक्स्ट्रावास्कुलर होती है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। रेड सेल डी जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो सेल्स आर वल्नरेबल टू सिकलिंग, तो हमें इन पेशेंट्स को बचाना होता है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखनी होती है। अच्छा, 97 a 75 years old male presented with pallor, fatigue and lethargy, elderly है, मेल है, ये इसके फीवर, fatigue, lethargy, pallor सॉरी, blood CP revealed HB7, platelet 65, ANC1, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, पैनसाइटोपेनिया है। His bone marrow showed dysplasia. Dysplasia में नजर आया in the granulocytic lineage. Which of following is not a feature of dysplasia? अच्छा, dysplasia हम किसे कहते हैं, जब ये pseudo pelgar यानी बायलोब टाइप के हमें न्यूट्रोफिल्स नजर आए, ठीक है, ये भी साइन ऑफ डिस्प्लेजिया है। हाइपोग्रेनुलरिटी ये भी साइन ऑफ डिस्प्लेजिया है, ठीक है, नॉर्मली ये इस तरह नहीं होता। और स्यूडोचेटिक गैशी ग्रैन्यूल्स ये भी साइन ऑफ डिस्प्लेजिया, और रॉड्स वो तो है साइन ऑफ डिस्प्लेजिया, सॉरी वो एक्यूट माइलॉइड लीकिंग में आता है, ठीक है, और रॉड्स हमारे पास। अच्छा, तो ऑप्शन ई डोले बॉडीज है, ये डिस्प्लेजिया का साइन नहीं है, ठीक है। जो डोले बॉडीज होती है ना वो एक्चुअली क्या है, वो एक ब्लूइश डिस्क इस तरह होता है, अराउंड द न्यूट्रोफिल के कॉर्नर में नजर आता है हमें, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये कब इंक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी सीवियर स्ट्रेस में होती है, सेप्सिस वगैरह सीवियर इन्फेक्शन में होती है, तो हमें डोले बॉडीज न्यूट्रोफिल में नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो डोले लाइक बॉडीज होती है ना, वो हमें ये डोले लाइक बॉडी है, ठीक है, हमें मे हेगलिन एनोमलीज में नजर आते हैं। इसमें देखो ये बेसोफिलिक इंफ्यूजन है 2 to 5 mm इन डायमीटर, इट इज, और जो ये मे हेगलिन एनोमलीज है इनमें हमेशा माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है विद जाइंट प्लेटलेट्स, ये देखिए इतने बड़े जाइंट प्लेटलेट्स हैं कि इसके बराबर है, रेड सेल्स के बराबर है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कंटेन बेसोफिलिक इंक्लूजन्स 2 to 5 mm डायमीटर, ठीक है, ये वही वाली बात है। तो ये मे हेगलिन एनोमली है, मे हेगलिन एनोमली में डोले लाइक बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, जो ट्रू डोले बॉडीज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 98
A 75 years old male presented with history of weakness, easy fatigability, lethargy. On examination, he was pale and no visceromegaly. ठीक है, ये important negative finding है कि visceromegaly नहीं है. His blood CP reveal HB of 8, ठीक है, HB कम है, MCV 86 है, ठीक है, MCH 28 है. बोन मैरो एग्जामिनेशन शोड एन इंक्रीज इन एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर. जब बोन मैरो किया तो हमें क्या हुआ कि एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर ज़्यादा हैं विद एरिथ्रॉइड डिस्प्लेसिया एंड मोर देन 15% रिंग सिट्रोब्लास्ट हैं इसके अंदर. His diagnosis was कि refractory anemia with ring sideroblast है. ये एक्चुअली अभी मैंने कहा ये MDS को हम कहते हैं MDS with ring sideroblast. The most likely defect is, ठीक है, मोस्ट लाइकली डिफेक्ट किस चीज़ में है, यहाँ पे है डेल्टा अमाइनोलेबुलिनिक एसिड सिंथेस. ठीक है, जो सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया से अल्फा अमाइनोलेबुलिनिक एसिड की डिफिशियंसी होती है. ठीक है, प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल आयरन मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे डिफेक्ट है कि आयरन है तो वो यूज़ नहीं हो रहा, जाकर सारा बोन मैरो के अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ हमें एरिथ्रॉइड पे वहाँ पे हमें आयरन नजर आ रहा है. रिंग सिट्रोप्लास्ट बेसिकली आयरन के ग्रैन्यूल्स होते हैं ना अराउंड द जो एरिथ्रॉइड के प्रिकर्सर्स के डिजिट होते हैं. तो इसका मतलब है इतना आयरन अंदर है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा. तो क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है वो जो हमारे पास हीम पाथवे होता है उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ होते हैं साइटोसोल में होते हैं. तो उसका आखिरी वाला स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें आयरन में आके प्रोटोफॉस्फोराइड से कंबाइन होकर हीम बनाना होता है. तो अगर कोई डिफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो आयरन जो है कंबाइन नहीं होगा. तो इसका जो है ऑप्शन बी बनता है. ठीक है, ऑप्शन बी. अच्छा, यहाँ पे देखें ये सिंपल एक सब कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो सारी डिफिशियंसीज है वो किस तरह ओरिजिनेटेड है. ठीक है, यहाँ पे आयरन है, आयरन इज हीम की परफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरफ आयरन चाहिए, एक तरफ प्रोटोपोरफायरिन चाहिए. अगर आयरन हमारे पास नहीं होगा तो हम कहेंगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. ठीक है, और अगर हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा हीम सिंथेसिस में कहीं भी मसला हो सकता है. ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन नहीं बना तो हम कहेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. तो या यहाँ पे मसला हो या यहाँ पे मसला हो, हीम ने नहीं बनना. ठीक है, यहाँ मसला हो. अच्छा, अभी हीम सही बन गया, अभी हीम ने ग्लोबिन के साथ अटैच होना था. अब ग्लोबिन में मसला है क्या है कि भाई कम प्रोड्यूस हो रहा है, या तो डिलीशन है या म्यूटेशन है, तो इसको हम थैलेसीमिया कहते हैं. और दूसरा है क्या कि नंबर ठीक है लेकिन क्वालिटेटिव डिफेक्ट है. ठीक है, जैसे सिकल वगैरह, तो तब भी हीमोग्लोबिन में मसला होगा. तो ठीक है, और ये दोनों मिला के फिर हीमोग्लोबिन बनाते हैं. तो ये सारे जो एनीमियाज और चीज़ें निकली ना वो बेसिकली इस टेबल को जहन में रख ले, ये वाला तो तीनों ने मिलकर ये बनाना है. तो इस तरीके से ये बनना है. अच्छा, 99. 70 years old female presented with pallor, fatigue and lethargy. Her CP is 8 है, कम है. ANC ANC कितना है, ANC 0.9 है, प्लेटलेट 60 है. तीनों कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये पैन है. ठीक है, पैन है, एल्डरली है, पेशेंट है, बोन मैरो हाइपोसेलुलर है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. शी वॉज डायग्नोज एज हाइपोप्लास्टिक MDS, विच वैसे MDS में हाइपर सेलुलर मैरो होती है लेकिन जो हाइपोप्लास्टिक MDS में उसमें हाइपोसेलुलर मैरो होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो देखें इधर से पता चल गया कि हाइपोसेलुलर मैरो है. ठीक है, हाइपोसेलुलर मैरो और किस में होती है, एमपीएन में तो हाइपर सेलुलर होती है. ठीक है, जो है मेगैलोब्लास्टिक में भी मैरो हाइपर सेलुलर होती है. ठीक है, ये लिंक नहीं है. ए प्लास्टिक एनीमिया, ये हाइपोप्लास्टिक MDS और ये प्लास्टिक एनीमिया दोनों में हाइपोसेलुलर मैरो होती है. फिर हम मजीद साइटोजेनेटिक्स करवाते हैं चीज़ें, तो हमें इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना होता है. अच्छा, लास्ट जो है नॉट द लीस्ट, a 77 years old lady presented with pallor and lethargy. ठीक है, 77 years old है. on blood CP HB 8 है, ANC 1.3 है. her bone marrow showed dysplasia in erythroid and granulocytic lineage. दो lineages में dysplasia आ गया. which of the following is not a feature of dysplasia. ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो मल्टी न्यूक्लियरिटी है, कैरियोरेक्सिस है, ये डिस्प्लेजिया के फीचर्स हैं. ठीक है, जो इंटरन्यूक्लियर ब्रिजिंग है ये भी डिस्प्लेजिया में होता है. साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन भी डिस्प्लेजिया में होता है. ये जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग है ये डिस्प्लेजिया का फीचर नहीं है. ठीक है, ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग है, डीनेचर्ड RNA, और ये नॉर्मली RBC के इंक्लूजन्स में होता है जब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. ठीक है, और ये हमें नॉर्मली स्टेन में नजर आते हैं. तो इसका ऑप्शन ई है.